नमस्कार। आज हम आपके सामने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गद्य साहित्य का कहानी, उसका उद्भव और विकास लेकर आए हैं, जो कि एक दिवसीय एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके पंजाब मास्टर कैडर के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। चलो तो इसको हम शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक कर रहे हैं हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। इसको देखते हैं कि कहानी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कहना। कहानी का शाब्दिक अर्थ क्या है? कहना। और किसी विशेष घटना या रोचक ढंग से कहना ही कहानी कहलाता है। क्या है कि किसी विशेष घटना को रोचक ढंग से कहना ही कहानी कहलाता है। इसके बाद हम इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रेमचंद जी ने कहानी को गल्फ कहकर पुकारा है। यानी कि प्रेमचंद जी जो हिंदी के महान सम्राट हुए हैं कहानी के, उन्होंने कहानी को गल्फ कहकर पुकारा है। तो ध्यान रहे, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मुंशी प्रेमचंद कहानी को क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हुए मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि गल्फ एक ऐसी रचना है, मतलब कहानी एक ऐसी रचना है जिससे कि जीवन के किसी एक अंग या किसी एक विशेष मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें प्रेमचंद जी कहते हैं कि भाई एक जो घटना है, जो कहानी है, वो जीवन के किसी एक पहलू पे या एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करने का लेखक का उद्देश्य रहता है। अब हम देखते हैं पाश्चात्य राइटर एडलर एक साहित्य राइटर हुए हैं, जिन्होंने लिखा है कि छोटी कहानी एक ऐसा अध्याय है जो इतना छोटा होता है कि भाई एक बैठक में ही पढ़ा जा सकता है, और जो पाठक एक ही प्रभाव उत्पन्न करने से उद्देश्य से लिखा जाता है। मतलब एडलर कहते हैं कि कहानी इतनी छोटी होती है और इतना छोटा एक टॉपिक होता है जो कि एक ही पाठक जो है एक ही बैठक में पढ़ के पूरा कर सकता है। उसको बोला जो पाठक एक ही क्या प्रभाव उत्पन्न करता है और उसी उद्देश्य से लिखी जाती है। आगे नोट देखते हैं कि हिंदी की कहानी का उद्भव जो है वो द्विवेदी युग से माना गया है। देखो भाई, ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और साथियों, ये मास्टर कैडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है कि कहानी का उद्भव कहाँ से माना जाता है। तो द्विवेदी युग से माना जाता है, और सरस्वती पत्रिका में क्या है 1900 से प्रकाशन में आरंभ हुआ है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि 1900 के अंदर सरस्वती पत्रिका के अंदर कहानी का प्रकाशन होना शुरू हुआ है, और द्विवेदी युग से ये कहानी का उद्भव माना जाता है। आगे हम देखते हैं कुछ प्रेरणा और कहानी और उसका प्रकाशन वर्ष और कहानी का मतलब किस कहानी को प्रथम कहानी माना है, किसने माना है और कौन सी कहानी को माना है, और उसका वर्ष क्या है और किसकी लिखी हुई है। तो देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है इंदुमती कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, जो कि 1900 के अंदर प्रकाशित हुई थी और किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो परिणति परिचय जो कहानी है इसको पहली कहानी मानते हैं, जो 1887 में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई। देवी प्रसाद एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को मानते हैं, 1901 के अंदर माधवराव स्प्रे के द्वारा लिखी गई। तो ये कहानी जो है यूजीसी नेट के अंदर लगी हुई है, तो इसको खास ध्यान देना है। उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मी नारायण 11 वर्ष का समय को कहानी को मानते हैं, प्रथम कहानी जो 1903 के अंदर प्रकाशित हुई है और जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा स्वयं लिखी गई है। इसके बाद राजेंद्र बड़वालिया हिंदी की प्रथम कहानी जिम्मेदार का दृष्टांत मानते हैं, जो 1871 के अंदर प्रकाशित हुई थी और जो कि है रव रेड जे न्यूटन के द्वारा लिखी हुई है। तो आगे हम इस प्रकार आगे देखते हैं। नोट, विद्वानों ने इंदुमती कहानी को मौलिक कहानी नहीं माना भाई, नहीं मानकर शेक्सपियर का जो टेम्पटेस्ट नाटक है उसका छायावाद माना। छाया अनुवाद क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी फेरबदल लेखक नहीं कर सकता है, उसका सिर्फ अनुवाद, मतलब अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो हिंदी में लिखते हैं, संस्कृत में लिखते हैं, अलग अलग भाषाओं में, बांग्ला भाषा, अलग अलग भाषाओं में उसको अनुवादित किया जाता है, पर छाया अनुवाद के अंदर कोई फेरबदल नहीं किया जाता और उसको लिखा जाता है। आगे हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इंदुमती
किसी बांग्ला कहानी का क्या है भाई, छाया नहीं है। ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कहते हैं कि इंदुमती कहानी है जो, वो बांग्ला कहानी की कोई छाया नहीं है, यह तो हिंदी की एक मौलिक कहानी है। तो क्या कौन सी कहानी को मौलिक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? इंदुमती कहानी को मौलिक कहानी मानते हैं। और इसके बाद ये बोलते हैं कि पर इसके बाद क्या है, 11 वर्ष का समय 1903 के अंदर आती है दुलाई वाली, उसके बाद एक कहानी लिखी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हिंदी में जो राजेंद्र बाला घोष है, जिसको बंग महिला के नाम से क्या है जाना जाता है हिंदी के अंदर, को हिंदी का प्रथम हिंदी लेखिका के नाम से जाना जाता है। मतलब हिंदी की प्रथम लेखिका जो है बंग महिला को माना जाता है, जो कि राजेंद्र बाला घोष उनका नाम है, और उनकी कहानी है दुलाई वाली, जिसको क्या है प्रथम कहानी मानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बंग महिला है, उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ देखते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें, ये 1964 के अंदर आई है, और 1904 है ना, 904 के अंदर आई है। और इसका क्या है, ये जो है यूजीसी नेट के अंदर भी लगी हुई है, चंद्रदेव से मेरी बातें। कुंभ में छोटी बहू, ये 1906 के अंदर लिखी गई है। दुलाई वाली जो है 1907 के अंदर लिखी गई है। दालिया 1909 के अंदर लिखी गई है। तो ये बंग महिला जो है हिंदी की प्रथम कहानीकार मानी जाती है, और इन्होंने ये कहानियाँ लिखी है, ये ध्यान देने वाली है, पूछी जा सकती है। इसके बाद सरस्वती पत्रिका में देखो, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रमुख कहानियाँ, कुछ और कहानियाँ बता रहा हूँ जो सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई है, वो निम्न इस प्रकार से है। तो अगर भाई किसी को क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंदुमती कहानी जो है किशोरीलाल गोस्वामी की है, जो 1900 के अंदर प्रकाशित हुई है, ठीक है, सरस्वती पत्रिका के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेग की चुड़ैल जो है 1902 के अंदर सरस्वती प्रकाशित हुई, लाला भगवान दीन की रचना है, कहानी है। उसके बाद 11 वर्ष का समय जो कि 1903 के अंदर प्रकाशित हुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद एक के दो 1906 के अंदर प्रकाशित हुई, लाला पार्वती नंदन की लिखी हुई है। उसके बाद दुलाई वाली जो बंग महिला की लिखी हुई है 1907 के अंदर प्रकाशित हुई है। राखी बंद भाई जो कि 1909 के अंदर आई, वृंदावन लाल वर्मा की लिखी हुई है। रक्षाबंधन कहानी, जिसका समय देख के लिखेंगे, अभी मेरे पास नहीं मिला। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी हुई है। सौत कहानी जो है प्रेमचंद की लिखी हुई है, 1915 के अंदर आई है। उसके बाद पंच परमेश्वर जो कि प्रेमचंद की है, 1916 के अंदर आई है। इसके बाद हम देखते हैं उसने कहा था, 1915 के अंदर आई, जय चंद्रधर गुलेरी की लिखी हुई है। तो ये कहानी जो है यूजीसी नेट के सब्जेक्ट सिलेबस में भी लगी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कहानी का विकास, यहाँ से कहानी का जो है उद्भव और विकास यहाँ से शुरू होता है, और कौन से तत्व है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कौन से समय में क्या क्या बोला गया कहानी को। तो भाई सबसे पहले जो कहानी है वो प्रेमचंद युग से पूर्व हिंदी कहानी माना जाता है। मतलब कि भाई प्रेमचंद के युग से पहले की जो कहानियाँ हैं उनको प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रेमचंद हिंदी युग कहानी, जो प्रेमचंद के युग के अंदर, प्रेमचंद के समय के अंदर लिखी गई उन कहानियों को प्रेमचंद युग कहानियाँ मानी गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, तो प्रेमचंदोत्तर युग प्रेमचंद के बाद की कहानियाँ हैं। उसके बाद समकालीन कहानी जो आज का समय है, इसके अंदर कैसी कहानियाँ चल रही है, तो इसके ऊपर हम विधिवत चर्चा करेंगे। और इसको ध्यान में रखते हुए सभी साथी ध्यान देंगे कि जो कुछ नई चीज़ें बताई जा रही है वो अपने नोट्स के अंदर पक्का मेंशन करें। तो ध्यान दें कि प्रेमचंद से पूर्व हिंदी की कहानियाँ, की प्रेमचंद लिखते थे उससे पहले जो कहानियाँ आई उसको किस प्रकार से देखा गया कि इस युग को हिंदी कहानी का शैशव युग या बचपन युग माना जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भाई हिंदी का जो शैशव या बचपन युग कहाँ से कहा जाता है, तो प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानियों को कहा जाता है, ठीक है। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि इस युग की कहानियों का विषय जो तो क्या था भाई, नैतिकता था, प्रेम था और समाज सुधार मिलते हैं। तो इसका जो इन कहानियों का जो प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियाँ उनका विषय क्या रहा होगा, तो विषय नैतिकता रही है, प्रेम और समाज सुधार मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस युग में जो कहानियाँ हैं वो जासूसी रूप से भी लिखी गई, जासूसी को विषय बनाकर। उसके बाद तिलिस्मी भी कहानियाँ लिखी गई। इसके बाद सामाजिक और अयारी और उद्देश्य प्रधान कहानियाँ इस समय में मिलती है लिखी हुई। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेमचंद पूर्व युग में कहानीकारों की प्रमुख कहानियाँ तो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ये सिर्फ कृपया करके इनको नोट करें।
तो देखते हैं सितारे हिंद की कहानी। सितारे हिंद की कहानी है, सितारे हिंद की कहानी है चंडी प्रसाद की हास्य रत्न कहानी है, और किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। उसके बाद परिणति प्रणय है, अंबिका दत्त की कथा है, कुसुम कालिका है। उसके बाद इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं लल्लूलाल जी की प्रेम सागर जो रचना है, ये लल्लूलाल जी की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो लल्लूलाल जी लगे हुए हैं, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर जो हिंदी विषय के मुंशी थे वहाँ पर, ये इंशाअल्लाह खां हैं, इनके द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखी गई है। उसके बाद हिंदी के विद्वान हिंदी की प्रथम कहानी किस किस को मानते हैं, ये है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई पॉइंट नंबर 2 है कि प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। ये जो समय है, जो प्रेमचंद के समय में जो जो कहानियाँ लिखी गई है, उसमें किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई, तो इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस युग में जो है वर्णात्मक जो आत्मकथात्मक कहानियाँ लिखी गई, प्रयोग अनेक कहानियों में जो हिंदी की कहानियाँ उनमें मिलता है। और इस युग में जो कहानियों की जीवन की नई समस्याओं को लेकर जो जोड़ने, मतलब कहानियों से जोड़ने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया, और कथा सम्राट ने ही किया है। मतलब हम जो हिंदी कहानी का सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इससे पहले एक प्रश्न बना कि मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को क्या कहा है, तो गल्फ कहा है। तो ये खासकर ध्यान देने वाली बातें हैं। उपन्यास और कहानियों दोनों विधाओं में क्या है, प्रेमचंद जी आदर्श और यथार्थ की ओर अग्रसर होते रहे हैं। मतलब कि जो समाज के अंदर उन्होंने देखा, जो सुना, मतलब जो उन्होंने परखा, वो कहानियों के अंदर उन्होंने समाज के बारे में लिखा है। तो उनकी जो है पहली कहानी जो है पंच परमेश्वर को माना गया है, और आखिरी कहानी है जो कफन को माना गया, जो 1936 के अंदर प्रकाशित हुई है। इसके बाद हम देखते हैं नोट में क्या है कि प्रेमचंद का मूल नाम जो है धनपत राय था, और उर्दू में भी क्या है, इसी नाम से लिखा करते थे भाई, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या है, देश का आज़ादी का समय था, स्वतंत्रता सेनानियों का समय था। तो अगर ब्रिटिश सरकार थी, उसके विरुद्ध कुछ लिख दिया जाए तो मतलब जेल जाने की संभावना रहती थी। तो इसलिए क्या है, ये अपना नाम छिपा कर कहानियों को या रचनाओं को लिखा करते थे। तो धनपत राय के नाम से नवाब राय, इनका मूल नाम तो जो था वो नवाब राय था, और वो धनपत राय नाम से ये लिखते थे। तो इस प्रकार है, देखो नवाब राय की प्रधान कहानियाँ जो है सोजे वतन, तो इसका मतलब है कि नवाब राय राम से उर्दू में कहानियाँ लिखते थे, और धनपत राय इनका घर का नाम था, मतलब बचपन का नाम था। और 1908 के अंदर सोजे वतन जो है कहानी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया भाई, इसको जब्त कर लिया था। तो ये खास करके ध्यान देने वाली बात है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो इनकी खास बात क्या है कि गुलेरी जी ने विश्व को चंदीना चुनिंदा कहानियों में से एक है, और उन्होंने मात्र 3 कहानियाँ, क्या है भाई, 3 कहानियों को लिखकर वो क्या है, अपनी हिंदी में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो उनकी कहानियाँ हैं, देखो सुखमय जीवन 1911 के अंदर, बुद्धू का कांटा जो है 1914 के अंदर आई, उसने कहा था, ये 1915 के अंदर आई। तो इसके बाद हम देखते हैं कि नोट, ये ध्यान देने वाली बात है, उसने कहा था, ये जो कहानी 1915 के अंदर संपादित हुई है, ये गुलेरी जी की कहानी है, और ये यूजीसी नेट के सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर लगी हुई है। तो इस कहानी को विशेषकर पढ़ सकते हो, एक अच्छी कहानी है। और पॉइंट यूजीसी नेट जो बच्चे कर रहे हैं उनके अंदर पक्का इस कहानी से कुछ न कुछ आता है। तो कहानी मानी जाती है, और यह कहानी क्या है, पूर्व दीप्ति फ्लैश शैली में लिखी गई है। पूर्व दीप्ति फ्लैश शैली किसे कहा जाता है कि जैसे कोई पिक्चर बनी है, मतलब उसके अंदर आज की बात बताई जाएगी, और कहानी शुरू होगी तब आज की बात बताई जाएगी, उसके बाद उसकी पीछे क्या हुआ वो फ्लैशबैक कहानी दिखाई जाती है। मतलब बैक उसके भूतकाल में क्या हुआ या जीवन में क्या हुआ, वो घटनाएं दिखाई जाती है। जैसे गजनी है, उसके अंदर उसके साथ क्या होता है, वो पुरानी घटनाओं को दिखाया जाता है। इस प्रकार हम इसको पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक शैली कह सकते हैं। तो लिखी गई कहानियाँ हैं, और यह कहानी का प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर एक लिखी गई कहानी है। उसने कहा था, प्रेम संवेदना की एक कहानी है ये। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और जयशंकर प्रसाद का नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ऐतिहासिक रचना लिखने के लिए माने जाते हैं। इनकी प्रथम कहानी जो ग्राम्य है, जो 1911 के अंदर इंदू, ये खास है, इंदू पत्रिका के अंदर संपादित हुई थी। और तथा इसकी अंतिम कहानी जो है, मतलब इसकी नहीं, इनकी अंतिम कहानी जो है सालवती मानी जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद जो हिंदी के सम्राट हैं, हिंदी के बहुत बड़े जो आलोचक हैं, उन्होंने ग्राम्य कहानी उनकी 1911 के अंदर इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद अंतिम कहानी जो है सालवती मानी जाती है। छायावाद के जनक माने जाते हैं, शंकर माने जाते हैं। इसके बाद
प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह जो है छाया है, जो 1912 के अंदर, और अंतिम जो है इनका इंद्रजाल है जो 1936 के अंदर प्रकाशित हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग की जो मतलब इस युग की क्या प्रेमचंद युग की जो मतलब युग की जो कहानियाँ हैं उसकी विशेष तथ्य जो इम्पोर्टेंट या विशेषताएं क्या है, उस इस युग की कहानियों की क्या है, प्राचीन संस्कारों की रूढ़ी के प्रति क्या है विद्रोह तथा सामाजिक यथार्थ की चेतना को अनुकप या एक नए सार्वजनिक बीजों का भी प्रयास भी इसी युग में किया गया है। ठीक है, इस युग में देखो प्रेमचंद की कहानियाँ क्या है, सामाजिक समस्याओं को लेकर, यथार्थ चेतना को लेकर से जुड़ी मनोविश्लेषण वादात्मक और आदर्शवादी कहानी मानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस युग की जो कहानियाँ हैं वो आदर्शवादी तो है ही, किंतु उनके एक कथानक संघर्ष को महत्व देती है, मतलब कहानियों का जो कथानक है वो बहुत ही मजबूत लिखा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुदर्शन की कहानियों में जो है सुधारवादी दृष्टिकोण और अंत द्वंद्व जो है इनकी प्रधानता दिखती है। उसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियों में क्या है कि अनाचार है और कुरीतियों के प्रति क्या है आक्रोश दिखाई पड़ता है। उसके बाद उग्र उग्र की कहानियाँ उग्र की कहानियाँ जो है ना चिंगारियाँ कहानी जो 1925 के अंदर प्रकाशित हुई, क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने क्या है इसे जब्त कर लिया था। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेमचंदोत्तर युग, ये एक महत्वपूर्ण युग है जो प्रेमचंद जी के जीवन के बाद शुरू होता है, और इसका कि मुंशी प्रेमचंद के बाद जो है कहानी कला में अनेक नए परिवर्तन आए। भाई देखो क्योंकि आज़ादी नज़दीक थी और उसके स्वतंत्रता सेनानी बिल्कुल अंतिम चरण में थे, तो देश के लोगों को जगाने का काम कहानीकारों ने जो साहित्य लिखा, जिन्होंने भी कहानी कविताएं उन्होंने ये किया है। तो प्रेमचंद्र काल के जो प्रेमचंदोत्तर काल की कहानियों की जो विचारधारा थी, रचना थी, प्रक्रिया थी, उसका निर्माण दर्शन मनोविज्ञान है और समाज विज्ञान है। उसके बाद राजनीति के ऊपर भी खास नज़र डाली गई उस टाइम, और बौद्ध को विभिन्न पक्षों में हुआ है। और इस आगे लिखते हैं कि इस युग में क्या है कि इस युग के कहानीकारों ने कहानियों में मानव मन की अंत यात्रा, मानव मन की अंत यात्रा मतलब मानव जो सोचता क्या है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। कहानीकारों पर फ्राइड क्या है, फ्राइड एक बहुत बड़े जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के मनोविश्लेषण जो एक धारा है उसके वो जनक हुए हैं। और अचेतन मन क्या होता है, जो मन की तीन अवस्थाएं होती है, एक अचेत मन होता है, एक अचेतन मन जो होता है जिसके अंदर जो मतलब विचार होते हैं हमारे आखिरकार दब जाते हैं, तो वो अचेतन मन की बात संबंधी जो है ये बात करते हैं। आध्यात्मिक प्रभाव इसके ऊपर पड़ा नजर आता है। तो इस युग के मुख्य कहानीकार देखो जैनेन्द्र जी है, अज्ञेय जी है, यशपाल है, उसके बाद इलाचंद्र जोशी है। इस युग धारा के जो है मुख्य प्रभावित कौन सी धारा, मनोविश्लेषणवाद और अचेतन मन संबंधी जो अध्ययन है उसके जो प्रभावित हैं, तो ये लोग हैं। तो ये इनको देखना है, जैनेन्द्र अज्ञेय जी हैं, यशपाल जी हैं, इलाचंद्र जोशी जी हैं, तो ये इस युग धारा से प्रभावित कहानीकार माने जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैनेन्द्र ने क्या है फोटोग्राफी अपनी प्रथम कहानी मानी है, बोला तो जैनेन्द्र की फोटोग्राफी है जो उनकी प्रथम कहानी मानी गई है। उसके बाद यशपाल की बात करते हैं, यशपाल जी की। तो यशपाल जी ने क्या है कि ये जो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से और सामाजिक यथार्थवाद को बहुत ही प्रस्तुत करने वाले माना जाता है। और कहानी संग्रह जो इनके है पिंजरे की उड़ान और ज्ञानदान, उसके बाद तर्क का तूफान, उसके बाद फूलों का कुर्ता और धर्मयुग, और उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, यशपाल की लिखी हुई। उसके बाद मैं सुंदर हूँ, सच बोलने का मूल, सच बोलने की भूल, और उसके बाद खच्चर और आदमी, इस पर भूख के 3 दिन। तो इस प्रकार ये इनके कहानियाँ हैं और ये कहानी संग्रह नीचे है। इसके बाद ये जो फूलों का कुर्ता है ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि यशपाल जी द्वारा लिखी गई है। और ये एक जो पर्दा प्रथा है उसके ऊपर एक तमाचा है, और जिन्होंने इस कहानी को अगर नहीं पढ़ा है तो पक्का इस कहानी को पढ़ के देखना है समाज में क्या है, और ये एक जो कुरीति है इसके लिए इन्होंने लिखा है। इसके बाद हम बात करते हैं इलाचंद्र जोशी जी की। तो इलाचंद्र जोशी जी जो है, इलाचंद्र जोशी की क्या है कथा साहित्य जो है ना मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित एक विशिष्ट धारा से प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। जोशी जी ने अपनी कहानियों में क्या है दंपित काव्य वासना, काम वासना और मानसिक विकृता एवं दमित काम ग्रंथि के आधार को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति के मानसिक स्थिति पर भी बल दिया है। उसके बाद हम देखते हैं
कि इनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं तो आहुति है, उसके बाद मित्र है और उसके बाद रोगी है, इस प्रकार की इनकी कहानियाँ हैं। अब हम बात करेंगे उपेंद्र नाथ अश्क की। जो उपेंद्र नाथ अश्क है, इन अश्क यथार्थवादी कलाकार कहे जाते हैं। ये इन्होंने अपनी कहानियों में मध्य वर्ग, मतलब मध्य वर्ग जो समाज है उसके जीवन को कहानी के कथा का इन्होंने विषय बनाया है। इनके कहानी संग्रह देख लेते हैं। ये उग्र अश्क जी के, उपेंद्र नाथ अश्क के जो कहानी संग्रह है वो एक तो है पिंजरा, उसके बाद है अंकुर, उसके बाद छिट्टे और बैंगन का पौधा, उसके बाद प्लंग और आकाशचारी आदि प्रमुख इनकी कहानियाँ हैं। उसके बाद प्रसिद्ध कहानियाँ अंकुर है, नासुर है और डाची है और पिंजरा है और गोखरू है आदि इनकी कहानियाँ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्र युग की कहानी, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हमने या हमारी हिंदी साहित्य के अंदर किस प्रकार की जो कहानी है उस लिखी गई, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इस युग में क्या है भाई, सामाजिक विषय बनाए गए, मनोवैज्ञानिक विषय बनाए गए, सांस्कृतिक पर कहानियाँ लिखी गई। उसके बाद बौद्धिकता आदि पर दार्शनिक कहानियों भी इस युग में क्या है लिखी जा रही है या लिखी देश आजाद के बाद लिखी। इसके अतिरिक्त हम बात कर सकते हैं आर्थिक और क्या है सामाजिक कारणों से पारिवारिक जो संबंध है वो टूट रहे हैं, या वैज्ञानिक विशेषताओं को भी केंद्र बनाकर इस युग में क्या है कहानियाँ लिखी गई है। तो इस युग में हम देखते हैं कि भीष्म साहनी जो मुख्य नाम आता है, तो भीष्म साहनी जो है प्रगतिशील जीवन के लिए जाने जाते हैं। साहनी जी ने व्यवस्था को खोखलेपन जो है, व्यवस्था की खोखलेपन को बड़े ही सहजता और निम्रता के साथ जोड़ा है। इनकी जो चीफ की दावत है, चीफ की दावत कहानी सभी ने पढ़ी होगी क्योंकि ये कहानी लगी हुई है। ये चीफ की दावत यूजीसी नेट में भी लगी हुई है। उसके बाद चीफ की दावत बीए के सब्जेक्ट में सिलेबस में भी लगी हुई है। उसके बाद हम इसको कह सकते हैं कि ये स्कूली 10वीं तक के सिलेबस में कहीं लगी हुई है। उसके बाद अमृतसर इनकी है, त्रास आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मुक्तिबोध जी की जो ये कहानियाँ हैं वो अपनी कविताओं की जो भांति कहानियों में भी क्या है फैंटेस्टी सपने जो है वो मिलते हैं। शिल्प का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। नई जिंदगी, काठ का सपना, उसके बाद वित्रास आदि कहानियाँ इनकी जो है मिलती है। अमरकांत जी की कहानियों के बारे में बात करते हैं। ये मध्य वर्ग को अपनी जो है कहानियों का विषय बनाया है। जो मध्य वर्ग समाज है उसका इन्होंने जो बनाया है, इन्होंने कहानियाँ लिखी है। देखो, जिंदगी और जौक और दोपहर का भोजन, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद लोक और परलोक, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं राकेश मोहन जी की। तो राकेश मोहन एक हिंदी के अंदर उपन्यासों के बहुत ही बड़े वो गुरु माने जाते हैं। इन्होंने कहानियाँ कुछ लिखी है। देखो, इन्होंने कहानियों में जो मध्य वर्गीय जो महानगरीय जीवन है उसको तथा उस जीवन के जो व्यक्ति के अकेलेपन की व्यवस्था को, खोखलेपन का चित्रण करने का इन्होंने प्रयास किया है। ये इन्होंने लिखा कि मलबे का मालिक, आद्रा और मिस पॉल आदि इनकी मुख्य कहानियाँ हैं। और इन्होंने जो खास करके उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास जैसे इन्होंने लिखा आषाढ़ का एक दिन, तो एक अच्छा उपन्यास है, पढ़ना चाहिए, जो कि मास्टर इसमें यूजीसी नेट के अंदर लगा हुआ है। इसके बाद हम कमलेश्वर जी की बात कर लेते हैं, जिनका समय जो है 1932 से 2007 तक का है। कमलेश्वर जी की कहानियों में क्या क्या देखते हैं। राजा निर्वंशिया इनकी कहानी है जो कि यूजीसी में लगी हुई है। खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन, देवी माँ और अपना एकांत आदि इनकी क्या है प्रमुख कहानियाँ हैं। नोट देखते हैं क्या है कि कमलेश्वर एक ऐसे कहानीकार हैं, भाई कैसे कहानीकार हैं जिन्होंने क्या है सामाजिक विसंगतियों, टूटते हुए जीवन मूल्यों को और बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और व्यक्ति के मानवीकरण को वाणी देने का विस्तार इन्होंने किया है। उसके बाद हम बात करते हैं धर्मवीर भारती जी की। तो धर्मवीर भारती जी ने लिखा है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और गांव, चांद और टूटे लोग और बंद गली का आखिरी मकान। उसके बाद गुल की बन्नो और सावित्री नंबर 2 आदि इस प्रकार की इनकी कहानियाँ मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं निर्मल वर्मा जी की। तो इनकी जो कहानी है परिंदे, जो 1960 के अंदर कहानी संग्रह के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बात करेंगे विश्व प्रसाद सिंह की, जो कि आर पार की माला और कर्मनाश की हार, उसके बाद उन्हें भी इंतजार है और भेड़िया, इस प्रकार की कहानियाँ इन्होंने लिखी है। उसके बाद हम बात करेंगे धर्मवीर सहाय की, जिन्होंने लिखा है सीढ़ियों पर धूप में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद रास्ता इधर से है, 3 मिनट आदि इनकी क्या है प्रमुख कहानियाँ हैं।
और आगे हम बात करेंगे आज का युग जो वर्तमान युग है इसमें किस प्रकार की कहानियाँ हैं, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। सॉरी। तो इसके ऊपर ये है कि भाई इस युग में जो आंदोलन से हटकर जो आलोचना को आधार बनाकर कहानियाँ लिखी गई, क्या हुआ कि आंदोलन से हटकर और आलोचना को आधार बनाकर कहानियाँ लिखी गई। और इस युग में क्या है, शहरी सभ्यता, विषमताओं, सामाजिक विडंबनाओं आदि को भी आधार बनाकर कहानियाँ क्या है लिखी गई है। उदय प्रकाश की तिरछी और पागल पलगामेरा का स्कूटर, पीली धरती, पीली छतरी वाली लड़की, अग्रसर वजाहत की दिल्ली पहुंचता है, और मैं हिंदू हूँ, रामदेव शुक्ल की माटी बाबा की कहानी, भगवान दास मोरवाल की सिला हुआ आदमी, लक्ष्मण रेखा, कृष्णा सोबती की बादलों के घेरे में, मन्नू भंडारी जी की मैं हार गई, त्रिशंकु, रानी माँ का चबूतरा, नासिरा शर्मा इनकी कहानी है, शम्मी काजल, खुदा की वापसी, दूसरा ताजमहल आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। उपरोक्त विवेचन से हमने क्या अभी देखा है भाई, उपरोक्त विवेचन में कहा जा सकता है कि हिंदी कहानी की गतिशील में वृद्धि हुई है, मतलब लगातार बदलता रहा है हिंदी कहानी का समय है। और हिंदी कहानी में अपने स्वतंत्र लेखन के सहज अनुभूति और विश्व की व्यापक दृष्टि के कारण विश्व कथा साहित्य में के विषय में रखी जा सकती है। इस प्रकार हमने आज कहानी का उद्भव और विकास पढ़ा है। तो और हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी को बहुत अच्छा लगेगा, और जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो इस लेक्चर को बिल्कुल एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार देखना है, ताकि आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाए कि किस समय में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई है, और कौन से कहानीकार किस किस में आते हैं और किस प्रकार की उन्होंने कहानियाँ लिखी है। तो खास करके बिल्कुल ध्यान दें।